बॉमस कैप्सूल। ये बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट डायग्राम है, ठीक है, और जो कि मैंने आपको सोचा कि दिखा दूं, जिससे आई थिंक ये चीजें क्लियर होंगी आपको। ओके, अब यहाँ देखिए, ये देखें लिखा है GFR, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, विच इज 60 to 90 मिलीलीटर पर मिनट। इसके साथ आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये कैपिलरीज है जिससे चीजें फिल्टर्ड आउट हो रही हैं इनटू द बॉमन्स कैप्सूल, और बॉमन्स कैप्सूल के बाद जो है वो इनटू PCT ट्रांसफर की जाएंगी। ये हमारे पास जो है ये एफिरेंट आर्टीरियोल है, दिस इज द एफिरेंट आर्टीरियोल। तो यहाँ पे चूंकि एक ही कैपिलरी दिखाई थी यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको ये डायग्राम शो करवाई, ये एनिमेशन शो कराई, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कैपिलरीज मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें किस तरह एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस होता है इनटू अ बॉमन्स कैप्सूल। ठीक है, ये हमारे पास RBCs हैं, विच आर रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स, अच्छा आपके ध्यान में आएगा कि RBCs क्यों फिल्टर आउट नहीं होते, क्योंकि RBCs का साइज कंपेरेटिवली लार्जर होता है। दूसरी चीज ये, जो फिल्ट्रेशन के दौरान जो है ऑब्वियसली पता है यहाँ पे कोई ना कोई स्मॉल पोर्स मौजूद, सुराख मौजूद होते हैं जिनके थ्रू चीजें ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, ये आपको ब्लैक जो चीजें नजर आ रही हैं, दीज दे आर बेसिकली दी पोर्स। ठीक है, सुराख है छोटे छोटे से जिनके थ्रू जो है फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है। ये आपको ये कैपिलरीज दिखाई जिनको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, ये ओपन कैपिलरीज है, ठीक है, ताकि आपको नजर आ सके कि रेड ब्लड सेल जो है किस तरह वो मूव करते हैं, बट दे आर नॉट फिल्टर्ड आउट इनटू द बॉमन्स कैप्सूल। अच्छा, इसके साथ साथ ये एक लेबल्ड डायग्राम है, ये आप देखिए, दिस इज दी artery, okay, and this is the efferent artery which is going into the Bowman's capsule, okay, and this one is the efferent arteriole। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास जो है ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन क्या कहलाएगा, ग्लोमेरुलर कैप्सूल। उसके बाद ये PCT है, ठीक है, ये पोर्शन जो है हमारे पे PCT का कहलाता है। PCT यहाँ पे एंड हो जाती है। दिस पोर्शन इसको लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, दिस पोर्शन इसको असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। दिस इज DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब है मुड़ी हुई चीज होना, ठीक है, एंड दीज आर दी पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी। ये सिंपल डायग्राम है, लेकिन मैंने आपको प्रीवियस डायग्राम्स में से जो एक डायग्राम दिखाई थी उनमें मैंने आपको देखा किस तरह जो है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज अराउंड दी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होती हैं। एंड दिस वन इज द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है कलेक्ट करती है चीजों को फ्रॉम द नेफ्रॉन। ओके, देखें आप लिखा है फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन विच इज द फंक्शन ऑफ द किडनी। अच्छा, मैंने आपसे कहा था मैं आपको ये चीज बताऊंगी कि कौन सी चीज फिल्टर्ड आउट होती है, कौन सी चीज रीअब्सॉर्ब्ड होती है। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा रीअब्सॉर्ब का मतलब है फ्रॉम द नेफ्रॉन और फ्रॉम द PCT, DCT और लूप ऑफ हेनले, चीजों का दोबारा से ब्लड के अंदर या आर्टीरियोल के या कैपिलरी के अंदर इंटर होना, दिस इज कॉल्ड रीअब्सॉर्प्शन। रीअब्सॉर्प्शन का ये मतलब नहीं है कि चीजें जो है नेफ्रॉन के अंदर आ रही हैं, नहीं, चीजों का मतलब है इन चीजों ये चीजें जब नेफ्रॉन से दोबारा जो है आर्टीरियोल या कैपिलरी के अंदर जब एंटर होंगी, दैट प्रोसेस कॉल्ड रीअब्सॉर्प्शन। सो बहुत सारी चीजें जो है फिल्टर्ड हुई थी फ्रॉम द ग्लोमेरुलस टू द बॉमन्स कैप्सूल। सो वो चीजें जो है हमारी बॉडी का रिक्वायर्ड, सो इट विल रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द नेफ्रॉन टू द आर्टीरियोल। सो दीज थिंग्स आर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन, लैक्टेट, यूरियन, यूरिक एसिड, ये तमाम चीजें दोबारा से रीअब्सॉर्ब होंगी। ठीक है, अच्छा, यूरिया को भी एलिमिनेट करना, यूरिक एसिड को भी एलिमिनेट करना, तो ये दोबारा से जो है क्या होंगी, हमारे नेफ्रॉन के अंदर दोबारा से इंटर होंगी। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ
जो है बहुत सारे आइंस है, लाइक सोडियम आइन है, पोटेशियम आइन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आइंस एज वेल एज वाटर जो है, ये तमाम चीजें हैं दोबारा से हमारी आर्टीरियोल के अंदर इंटर होंगी या हमारी पेरिट्यूबुलर, बेसिकली पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर ये तमाम चीजें जो है इंटर होंगी. सो दिस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन. अच्छा, ये तमाम चीजें जो है रीअब्जॉर्ब हो रही है फ्रॉम द पीसीटी. ओके, अब डीसीटी से कौन कौन सी चीजें रीअब्जॉर्ब हो रही है? सोडियम, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन एंड वाटर. वाटर डिपेंड करता है कि कितना रीअब्जॉर्ब होना है, कितना रीअब्जॉर्ब नहीं होना, अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी कंडीशन. एज वेल एज लूप ऑफ हेनले, फ्रॉम द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वाटर इज रीअब्जॉर्ब. ठीक है, और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से कुछ आइंस है, कुछ सॉल्ट है, बेसिकली सोडियम के सॉल्ट्स होंगे, कुछ पोटेशियम के, कुछ क्लोरीन के कुछ सॉल्ट्स, क्लोराइड के कुछ सॉल्ट्स होंगे जो कि दोबारा से रीअब्जॉर्ब होंगे. और इनकी जो अमाउंट है डिपेंड करती है हमारी बॉडी में मौजूद तमाम चीजों पर, कि हमारी बॉडी में अगर कोई चीज ज्यादा है तो वो ज्यादा जो है हमारी नेफ्रॉन जो है उसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, इसके साथ यूरिया भी लूप ऑफ हेनले के अंदर दोबारा से एंटर होंगी. सो ये हमारे पास कुछ फंक्शन था, बेसिकली दिस वाज द फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन के कौन कौन सी चीजों को फिल्टर आउट करता है, कौन कौन सी चीजों को रीअब्जॉर्ब करता है. अच्छा, यहाँ पे इस डायग्राम में बेसिकली आपको दिख रहा है कि दो नेफ्रॉन्स मौजूद है. ठीक है, अभी तक मैं आपको जो दिखाती आ रही थी कि कलेक्टिंग डक्ट जो है एट अ टाइम सिर्फ एक नेफ्रॉन से अटैच्ड है, लेकिन इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एट अ टाइम हमारी जो कलेक्टिंग डक्ट है वो दो नेफ्रॉन से अटैच्ड है. ये देख सकते हैं आप. ठीक है, तो एक नेफ्रॉन ये है, एक नेफ्रॉन ये है, और सिर्फ दो नेफ्रॉन से नहीं, बहुत ज्यादा नेफ्रॉन से एट अ टाइम हमारा जो है कलेक्टिंग डक्ट एट अ टाइम इन्वॉल्व होती है या अटैच्ड होती है. इसके साथ साथ लेट मी शो that half portion of the nephron is present in the cortex region and half portion of the nephron is present in the medullary portion. ठीक है, सो जो लूप ऑफ हेनले वाला पोर्शन है वो हमेशा मेडुला वाले पोर्शन में मौजूद होगा, ये आप देख सकते हैं. अच्छा, ये देखिए, इसका लूप ऑफ हेनले बहुत ज्यादा लॉन्ग है और बहुत ज्यादा पोर्शन जो है लूप ऑफ हेनले का प्रेजेंट इन दी मेड्यूला. एज वेल एज इस नेफ्रॉन में आप देख सकते हैं कि इसका जो लूप ऑफ हेनले है विच इज शॉर्टर कंपैरेटिवली, एंड एज वेल एज दी मैक्सिमम पोर्शन प्रेजेंट इन दी कॉर्टिकल रीजन. ठीक है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में बेसिकली इसका ज्यादातर पोर्शन मौजूद है इस वाले नेफ्रॉन का. सो आवर नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड द juxtamedullary nephron. Okay, I am repeating this point that our nephron is divided into two groups. One is called cortical nephron. Cortical nephron are basically those nephrons which has in which they have basically the short loop of Henle as well as the large portion of this nephron is present in the cortical region or the cortex region. Otherwise, in juxtamedullary nephron they have a long loop of Henle. के इसके साथ साथ जो है इनका मैक्सिमम ज्यादातर पोर्शन जो है वो मेडुला में प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको juxtamedullary नेफ्रॉन का नाम भी दिया जाता है. 90% जो हमारे पास नेफ्रॉन होते हैं आई थिंक वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है. ठीक है, आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी. इसमें लेबलिंग तो आपको मैंने समझा दी थी प्रीवियस डायग्राम्स में. बस यहाँ पे जो मुझे आपको चीज समझानी थी वो थी कि juxtamedullary एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन का डिफरेंस थोड़ा सा मैंने आपको बताना था. सो जो कि अब हो चुका है कंप्लीट. अच्छा, अब ये है हमारे पास एक मेड्यूला, सॉरी ये है हमारे पास एक पायरेमाइड. मैंने आपसे कहा कि पायरेमाइडल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं मेड्यूला में. ठीक है, सो ये हमारे पास एक पायरेमाइड जिसके अंदर आप देख सकते हैं जो जिसका आधा पोर्शन जो है बेसिकली कॉर्टेक्स और आधा जो है मेडुला में मौजूद है. सो ये पायरेमाइडल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा हमारे पास जो है वो नेफ्रॉन मौजूद है. ये नेफ्रॉन जो है कलेक्टिंग डक्ट से अटैच्ड है.
ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, ये बीच वाली जो है ये कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। और ये इसका क्या है, ये बॉमन्स कैप्सूल और बेसिकली रीनल कार्पसिल है, ये रीनल कार्पसिल है, ये रीनल कार्पसिल है, ये रीनल कार्पसिल है, ठीक है। तमाम क्या है, रीनल कार्पसिल है, जिस जो एंड हो रही हैं यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में जाके, ठीक है। सो ये कलेक्टिंग डक्ट जो कि इन तमाम से जो है कलेक्ट कर रही है चीजों को। और ये देखें, ये पोर्शन जो है ये हमारे रीनल कॉर्टेक्स और ये रीनल मेड्यूला है। सो पायरामेडुलर स्ट्रक्चर बेसिकली दो पार्ट में जो है वो डिवाइड हुआ है, मतलब पोर्शंस में मौजूद है, दो पोर्शंस में मौजूद है। अच्छा, इसके बाद जो कलेक्टिंग डक्ट है, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे यूरिन की फॉर्मेशन हो चुकी है। सो कलेक्टिंग डक्ट जो है अपनी इसके अंदर जो भी चीज मौजूद है, जो यूरिन वगैरह मौजूद है इसके अंदर, इसको कहाँ ड्रेन करेगा, इनटू द माइनर कैलिक्स के अंदर। ओके, अब नाउ वी हैव अ फंक्शन ऑफ किडनी का फंक्शन क्या है, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। सेकंड हमारे पास है रिमूव ड्रग्स फ्रॉम द बॉडी, बैलेंस द बॉडी इज फ्लूइड, बॉडी का फ्लूइड मतलब बॉडी के अंदर जितना भी वाटर वगैरह का कंटेंट है उसको बैलेंस रखना by the formation of diluted or concentrated urine, okay, release of hormones that regulate blood pressure, बहुत सारे हार्मोन्स को भी रिलीज करता है हमारा किडनी, as well as produce an active form of vitamin D that promotes strong healthy bones. It should be very clear that many hormones or many vitamins are present in the inactive form in our body, so they have to be converted into the active form. So किडनी क्या करती है, किडनी हमारे क्या करती है, प्रोड्यूस करती है विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म। ऑब्वियसली बात है विटामिन डी हमारी बोन्स वगैरह के लिए बहुत ज्यादा जो है एसेंशियल है। सो हमें स्ट्रांग रखने में, हमारी बोन्स को हेल्दी रखने में जो है हेल्प आउट करती है किडनीज। अच्छा, लास्ट हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनीज। ऑस्मो रेगुलेटरी का मतलब क्या है, ऑस्मो रेगुलेटरी का मतलब है रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन, ठीक है। वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना, मेंटेन रखना, बैलेंस रखना। सो वन ऑफ द ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज किडनी, ठीक है, एज वेल एज अदर ऑर्गन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट विच परफॉर्म ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन. So one of the organ that perform osmoregulatory function is kidney. So how does it maintain the osmoregulatory mechanism? By formation of hypertonic or hypotonic urine. Hypertonic urine are basically that urine in which solute concentration is more comparatively to solvent concentration or the water concentration, and hypotonic urine is that urine in which वाटर कंसंट्रेशन इज हाई कंपेरेटिवली टू सॉल्ट और सोल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। सो जब हमारी बॉडी में सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी और हम इतना ज्यादा पानी का इंटेक नहीं कर रहे होंगे, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा पानी को रीअब्सॉर्ब करेगी, मतलब बॉडी में रखेगी, ठीक है, ताकि वो यूरिन के थ्रू जो है वो इतना ज्यादा जो है वो वेस्ट ना हो। तो उस वक्त जो है हाइपरटोनिक यूरिन की फॉर्मेशन होगी जब हमारी बॉडी के अंदर पानी